पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में जो जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। उसका हम लोगों ने मैथमेटिकल फार्मूला निकाला था, I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या फिर आप इसको लिख सकते हो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट ऐड होता है। वो कांस्टेंट क्या था हमारा? R। तो हमको फार्मूला मिला था V इज़ इक्वल टू आई इंटू आर। ये R क्या था? R एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था जिसको हम लोग बोलते थे रेसिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम लोग इसी रेसिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जाते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको क्या मिला था? V इज़ इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ से R इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा? V अपॉन में I। तो V हमारा क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। I हमारा क्या था? करंट। तो आप क्या लिख सकते हो? रेसिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई करंट। ठीक है, एक्चुअली में जो रेसिस्टेंस होता है वो एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट। ठीक है, किस चीज़ में रुकावट? इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में रुकावट। ठीक है, तो रेसिस्टेंस हमारे क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में रुकावट पैदा करता है। ठीक है, आया बात समझ में? तो रेसिस्टेंस का अगर हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपको सामने दिख रहा है, रेसिस्टेंस का डेफिनेशन क्या बनेगा कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, वो हमारा क्या बताएगा? रेसिस्टेंस बताएगा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो? रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक, इसके अक्रॉस जो आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, उसका और इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही है उसका, उन दोनों का रेशियो हमारा क्या बताएगा? रेसिस्टेंस बताएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया कि रेसिस्टेंस जो है वो एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में। तो कोई भी वायर अगर सीधी हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करेगा, लेकिन हमें रुकावट पैदा करना है, तो इसलिए जो रेसिस्टेंस का सिंबल बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक है, ये जिग जैग पाथ क्या क्या डिनोट कर रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो आसानी से फ्लो नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ रुकावट होगी। ठीक है, तो ये हमारा होता है रेसिस्टेंस। आया बात समझ में? तो रेसिस्टेंस एक बार फिर समझ लो, रेसिस्टेंस क्या होता है? रेशियो होता है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का और किसका? करंट का। ठीक है, ये इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि वो जो है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में रुकावट पैदा करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रेसिस्टेंस की यूनिट की। ठीक दोस्तों, घबराइएगा मत, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल उतना ही बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है, जो आपके काम की चीज़ है। ठीक है, आगे जब आप 12th में जाओगे तो इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन उन चीज़ों को हम लोग क्लास 12th के सिलेबस में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल ये आपका सिलेबस है, इसलिए मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस का। ठीक, तो आपने फार्मूला पता है क्या होता है? R इज़ इक्वल टू V अपॉन में I। तो जो रेसिस्टेंस की SI यूनिट होती है वो क्या होता है? ओम। क्या होता है? OHM, ओम। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इस ओम को डिफाइन करना है। अब इस ओम का हम लोग डेफिनेशन कैसे बनाते हैं? फिर वही अपना पुराना तरीका, अपने को पता है R इज़ इक्वल टू V अपॉन में I। ठीक है, तो V हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि हम लोग वोल्ट में मेज़र करते हैं। I हमारा क्या है? करंट, जिसको कि हम लोग एम्पियर में मेज़र करते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या लिख सकते हो? 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। आ रहा है बस समझ में? तो इसको अगर डिफ़ाइन करना है तो इसको आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हो? ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हो कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रख रहे हैं, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का रख रहे हैं और जिसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर का हो रहा है। ठीक है, मतलब किसी भी
कंडक्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम 1 वोल्ट का रख रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर का हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडक्टर के का जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना कहलाएगा, 1 ओम कहलाएगा। आ रहा है बस समझ में? तो एक बार फिर से सुन लो, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का रखने पे अगर उसमें करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना कहलाएगा, 1 ओम कहलाएगा। आया बस समझ में? तो इसका डेफिनेशन देखो, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। ठीक है दोस्तों, आ रहा है बात समझ में? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग रेसिस्टेंस के मेन कॉन्सेप्ट की, ठीक। तो रेसिस्टेंस, जैसा कि आप सबने पता है कि रेसिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में रुकावट पैदा करता है, ठीक है। तो ये रुकावट कैसे आती है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, मान लो हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक, कोई एक कंडक्टर है। तो आपने पता है अगर वो कंडक्टर है तो वो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास करेगी, और इससे पहले भी हमने पढ़ चुका है कि अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है इसका मतलब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो आपके सामने ये फिगर दिख रहा है, फिगर में क्या है, एक हमने कंडक्टर लिया, ठीक। अब कंडक्टर में 2 चीज़ें हैं, एक होंगे एटम्स, ठीक है, और एक होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि रैंडमली कंडक्टर में इधर उधर मूव कर रहे होंगे, ठीक है, और एटम जो है अपने इस जगह पे क्या होंगे, फिक्स होंगे, ठीक। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर उधर क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक। तो अगर हम पहले की बात करें, जब इस पे हमने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है, उस केस में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडमली मूव करेंगे, क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, ठीक। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे। रैंडमली मतलब इधर उधर कहीं भी उनका कोई एक फिक्स डायरेक्शन मोशन का नहीं होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो इस कंडक्टर में टोटल करंट होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ऐसा क्यों होता है, मान लो अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर लें, ठीक है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर लें, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर वो रैंडम मोशन कर रहे हैं तो उनका कोई डायरेक्शन फिक्स तो है नहीं, ठीक है। तो हो सकता है कि जितने इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट से राइट जा रहे हों उतने ही इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ़्ट जा रहे हों, ठीक है ना। ये हम लोग एवरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे टोटल करंट जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जब किसी भी कंडक्टर में जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, तो इस केस में यहाँ इस टोटल करंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। लेकिन जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, मतलब एक तरफ प्लस लगा दिया एक तरफ माइनस लगा दिया, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निगेटिव में के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। आ रहा है बस समझ में? तो अब यहाँ पे देखो, ये निगेटिव चार्ज और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बीच बीच में, ठीक, बीच बीच में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या है, निगेटिव चार्ज हैं। इसका मतलब इस निगेटिव और इस निगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन पैदा होगा। और यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन पैदा होगा। अरे बस समझ में? इसका मतलब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब ये एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है, ड्रिफ्ट करने लगता है किसी एवरेज स्पीड से। तो वो स्पीड हमारी कहलाती है ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन,
या फिर केवल ड्रिफ्ट स्पीड, है बस समझ में। और वो स्पीड जो है वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। ठीक है, लगभग, ये एग्जैक्ट है नहीं है, लगभग वैल्यू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है बस समझ में। लेकिन आपको एक बात और ध्यान देना है कि यहाँ पे ये जो एटम्स हैं वो अपनी जगह पे फिक्स हैं। ठीक है, ये जो एटम्स हैं वो अपनी जगह पे फिक्स हैं। तो अब क्या हो सकता है, जब ये इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ऐसा कंडीशन आ सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से क्या करे, कोलाइड करे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस एटम से कोलाइड करेगा। ठीक है, अब जब आप आगे बढ़ रहे हो, किसी चीज़ से टकराओगे तो जाहिर सी बात है आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, आपकी स्पीड में रुकावट पैदा होगा। ठीक है, इसी तरह इस केस में जब ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम से टकराता है तो उसकी स्पीड में रुकावट पैदा होता है, उसकी स्पीड में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है। ठीक है, तो यही रुकावट, यही ऑब्स्ट्रक्शन हमारा रेसिस्टेंस का कारण होता है। ठीक है, क्या होता है, रेसिस्टेंस का कारण होता है। आया बात समझ में, कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जब हम कंडक्टर में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं, और वो रैंडमली क्या करते हैं, मूव करते हैं, रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं। और किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में देखें तो उसमें कोई करंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट से राइट जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन राइट से क्या जाते हैं, लेफ़्ट जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे टोटल करंट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन होता है, ठीक है, वो कितने की स्पीड से होता है, लगभग 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक निश्चित डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बीच बीच में जो एटम है, इलेक्ट्रॉन उस एटम से मतलब टकराना स्टार्ट करते हैं और उनकी स्पीड में क्या हो जाता है, कमी आ जाती है। और वही रुकावट जो पैदा क्रिएट हो रहा है उस एटम के द्वारा, उसी रुकावट को हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बोलते हैं। आया बात समझ में, कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है, एक बात और ध्यान देना जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि जो हमारा ड्रिफ्ट स्पीड होता है, ठीक है, वो केवल करंट के स्ट्रेंथ को बताता है, मतलब करंट की ताकत को बताता है। करंट जिस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है उसको नहीं बताता है। आ रहा है बात समझ में? एक बार फिर समझ लो, जो हमारा ड्रिफ्ट स्पीड होगा वो केवल करंट की ताकत को बताएगा। ठीक, ड्रिफ्ट स्पीड हमेशा ही करंट की ताकत को बताएगा। ड्रिफ्ट स्पीड कहने का ये मतलब नहीं होता है कि इस स्पीड से करंट हमारा फ्लो करता है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। केवल ये मतलब है कि उस केस में ड्रिफ्ट स्पीड का मतलब क्या है कि करंट की ताकत कितनी है, वो करंट की स्पीड को कभी नहीं बताएगा। ठीक है, नॉर्मली जो करंट की स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है भाई, किसी को पता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में कितना स्पीड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आया बात समझ में? इसीलिए जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, जो बल्ब होता है वो क्या तुरंत जल जाता है, कुछ रुक के जलता है नहीं, बल्ब जो है वो तुरंत जल जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। है बस समझ में? चलो दोस्तों, अब एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। ठीक है, आपने अभी तक फार्मूले कौन कौन से पढ़े हैं, फार्मूले एक बार रिवाइज कर लें। क्या पढ़े हुए? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q = N × E। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े हो? I = Q/T। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े हो? बताओ बताओ बताओ, उसके बाद क्या पढ़े हो? V = I × R। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े हो? V = W/Q। आ रहा है बस समझ में? ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला था, ये इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला था, ये हमारा ओम्स लॉ है, और ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला था। ठीक है, अब तक हमने 4 फार्मूला पढ़े हैं, इस पे हम लोग अब न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं।
ठीक है, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक मिनट ज़रा इसे मिटा दूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार सब लोग पढ़ लो। लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए 4 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट एट 100 वोल्ट टू ए पॉइंट एट 200 वोल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई, हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, डब्लू। ठीक है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। टू कैरी ए 4 कूलम्ब ऑफ चार्ज, गिवन क्या क्या है, 4 कूलम्ब ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज क्यू दे दिया, क्यू कितना दे दिया, 4 कूलम्ब। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट एट 100 वोल्ट टू ए पॉइंट एट 200 वोल्ट, मतलब कि दो पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 100 वोल्ट। पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना है, 120 वोल्ट। ठीक है, अब 100 वोल्ट से 120 वोल्ट तक हमें एक चार्ज 4 कूलम्ब मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो इसको मूव कराने में कितना वर्क डन होगा वो अपने को, ठीक है, कैलकुलेट करना है। आ रहा है बात समझ में। तब देखिए क्या करते हैं, तो हमारे पास गिवन क्या है, देख लो, हमारे पास गिवन क्या है, वी ए। वी ए कितना है, 100 वोल्ट। पॉइंट ए का पोटेंशियल, पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना है, 120 वोल्ट। चार्ज कितना दे दिया, 4 कूलम्ब। अपने को निकालना क्या है, डब्लू। ठीक है, तो अब आपको पता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, मतलब W इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू। लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ पे जो V है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है ना, केवल पोटेंशियल नहीं है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और किसी भी चीज़ में अंतर कब होगा, जब हम लोग दो पॉइंट के बीच में बात करेंगे। आ रहा है बात समझ में, जब हम लोग दो के बारे में बात करेंगे तब हम लोग अंतर निकाल पाएंगे। कोई भी चीज़ एक सिंगल हो तो उसमें कोई अंतर बता पाओगे, नहीं बताओगे। ठीक है ना, तो जैसे कि यहाँ पे VB है, VB के पास कितना है, 120 वोल्ट। VA के पास कितना है, 100 वोल्ट। आ रहा है बात समझ में। तब अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो V, तो ये V क्या हो जाएगा, VB माइनस VA। अरे बस समझ में क्या हो जाएगा, VB माइनस VA। ठीक है, तो VB माइनस VA निकालिए, कितना हो जाएगा, VB माइनस VA कितना हो जाएगा, वो ये हो जाएगा 20 वोल्ट। ठीक है, अब आपने Q इज इक्वल टू पता है कितना दिया हुआ है, 4 कूलम्ब। ठीक, सबकी वैल्यू यहाँ पे रखो, 20 इंटू 4 क्या मिल जाएगा हमें, 80 जूल। वर्क डन का यूनिट आपने पता ही है, वो क्या होता है, जूल, क्लास 9 में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, ऐसा फैक्टर जिस पे हमारा कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या करेगा, डिपेंड करेगा। मतलब हम लोग सीधे सीधे बात करते हैं, रेसिस्टेंस किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो देखो रेसिस्टेंस जो है वो नॉर्मली 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, पहला लेंथ। ठीक, लेंथ मतलब कि एक दो वायर ले लो। ठीक, एक वायर छोटा है, एक वायर बड़ा है। ठीक है, एक वायर छोटा है, एक वायर बड़ा है, दोनों का मटेरियल क्या है, सेम। ठीक, मटेरियल सेम है, एक वायर छोटा है, एक वायर बड़ा है, दोनों को क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या हो गया, सेम। ठीक है, अब तुमसे पूछा जाए कि दोनों में किस में रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो वायर लंबा है, जिसका लेंथ ज़्यादा है, उसमें रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने पता है कि रेसिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब, फिर से एक एग्जांपल देखते हैं। दो वायर हमारे पास, ठीक, दोनों का लेंथ सेम कर दो। ठीक है, लेकिन एक मोटा हो गया और एक पतला हो गया। ठीक है, तो एक वायर मोटा है, इसका मतलब इसका रेडियस क्या होगा, ज़्यादा। ये वायर पतला है, इसका मतलब इसका रेडियस क्या होगा, कम। ठीक है ना, अब ये जो
क्रॉस सेक्शन है ये किस टाइप का है, सर्किल टाइप का है, ठीक है। सर्किल का एरिया क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, आ रहा है समझ में। तो अब पाई आर स्क्वायर होता है, अब इसका रेडियस जब ज़्यादा होगा तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। इसका रेडियस कम तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हो। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक क्वांटिटी के बढ़ने पे दूसरी क्वांटिटी घटेगी, एक क्वांटिटी के बढ़ने पे दूसरी क्वांटिटी घटेगी। इसका मतलब ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पहले वाले वायर के केस में, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो रहा है, पहले वाले केस में वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, इसका मतलब इस केस में रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। दूसरे वाले वायर के केस में इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है, इसका मतलब इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। आ रहा है बस समझ में। तो ये जो हमारा रेसिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा क्या होता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। रेसिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आपस में कंबाइन करोगे, ठीक, तो कंबाइन करोगे तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में A, ठीक है। तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू L में A। अब आप सभी को पता है जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट ऐड होगा, इस केस में जो कांस्टेंट ऐड होगा वो क्या कहलाता है, रो, ठीक है, क्या कहलाता है, रो, ठीक है। तो रो क्या है, कॉन्स्टेंटिव प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इस रो को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। इस रो को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इस रेसिस्टिविटी की यूनिट की बात करते हैं। रेसिस्टिविटी का यूनिट कैसे निकालोगे, देखो आपको पता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A, ठीक है। रो को इधर ही रहने दो, ए को उधर ले जाओ और एल को नीचे ले जाओ, तो क्या मिलेगा आपको, रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन में एल, ठीक है। अब रो की यूनिट निकालनी है तो आपको पता है रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, हमको क्या बचेगा, ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी की यूनिट जो है वो कितना होता है, ओम मीटर, ठीक है। और रेसिस्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन में एल। आ रहा है बस समझ में दोस्तों, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, बस आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है बस, ठीक है। एक जो मोस्ट और इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है वो क्या है, अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन में एल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको, आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई रो किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो जब आप फार्मूला देखोगे तो आपको लग सकता है कि रो जो है वो रेसिस्टेंस पे भी डिपेंड कर सकता है, एरिया पे भी डिपेंड कर सकता है, लेंथ पे भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। रो जो है वो केवल का केवल नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। अरे बस उनमें रेसिस्टिविटी हमेशा ही नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। एरिया लेंथ से उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो एग्ज़ाम में पूछ दिया कि हमारे पास 2 वायर है, ठीक है, दोनों ही कॉपर के बने हुए हैं, ठीक है। अब एक का लेंथ जो है वो 2L है, एक का लेंथ है L, ठीक। इसका एरिया है A, इसका एरिया है A/2। तो आपको बताना है कि किसकी रेसिस्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, किसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब तो भाई बात कन्फ्यूज़न वाली आ गई, ठीक है। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट पता है, वो क्या पता है कि जो रेसिस्टिविटी होता है
वो हमेशा ही नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। और यहाँ पे दोनों ही वायर जो है वो कॉपर के बने हुए हैं, ठीक है, दोनों ही वायर कॉपर के बने हुए हैं। इसका मतलब कि इन दोनों की जो रेसिस्टिविटी होगी वो क्या होगी? सेम होगी। आ रहा है बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो एक एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। चलो देखो फिर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर, ठीक है। जो जो पहले गिवन होता है हम उसको लिख लेते हैं पहले। लेंथ कितना दे दिया? 80 सेंटीमीटर। एंड ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, मतलब क्या दे दिया? एरिया कितना दे दिया? 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ फाउंड टू बी 1.50 ओम। ओम मतलब रेसिस्टेंस ऑफ द वायर दे दिया। आर कितना दे दिया? 1.50। कैलकुलेट रेसिस्टिविटी, अपने को निकालना क्या है? रेसिस्टिविटी, ठीक है। अब आपको फॉर्मूले तो पता ही है, क्या होता है? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, ठीक है। तो रो की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? आर इंटू ए अपॉन में एल। अब सबकी वैल्यू दिया हुआ है, रेसिस्टेंस की वैल्यू रख दीजिए 0. क्या कहते हैं, एरिया की वैल्यू रख दीजिए और लेंथ की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। सबकी वैल्यू रख करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.00000469 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। कभी कभी आप क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको आप मीटर स्क्वायर और इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में ना पूछे तब तक तो कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। अगर क्वेश्चन पूछ देगा तब तो आपकी मजबूरी है करना, ठीक है। लेकिन जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया है तो इसमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेंथ और एरिया दोनों का जो यूनिट है वो मिलता जुलता है। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर दूसरा मीटर में दिया रहता तब इसको कन्वर्ट करना ज़रूरी था, ठीक है। अब दोनों ही सेंटीमीटर में दिए हैं तो इसको कन्वर्ट करने की कोई खास नीड नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा रेसिस्टेंस, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी के हिसाब से मटेरियल का क्लासिफिकेशन। तो कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर और सुपर कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस का, ठीक है दोस्तों। होप आपको क्लास पसंद आ रहा होगा, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि हमारा भी हौसला अफजाई होता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।